अच्छा जी सर, लास्ट क्लास में हमने कोवेरियंस को देखा था, कोरिलेशन को देखा था, याद आ रहा है? हमने पढ़ा था कि कोवेरियंस का साइन मैटर करता है और कोरिलेशन वैल्यू में आपको बताएगा कि जी दो सिक्योरिटीज आपस में कितनी कोरिलेटेड है। याद आ रहा है सर? अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, गौर से एक चीज सुनना, कोरिलेशन किस चीज को शो कर रहा होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? जी वेरी गुड, मोड़ो पेजेस मोड़ो। कल कल किया हमने गजनी के बच्चों, कल पढ़ा है हमने मनुष्यों। आज पूछ रहा हूं क्या है तो याद नहीं आ रहा। दो चीजों के बीच में, दो सिक्योरिटीज के बीच में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ। याद आ रहा है? अब सुनो, मैं कह रहा हूं जी ए 5% ऊपर जाएगा, अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन 0.8 है तो इसका मतलब ये है कि सर बी इसी मूवमेंट का 80% जाएगा। 80% का मतलब क्या होता है? यानी ए 5% ऊपर जाएगा, उसकी प्राइस अगर 5% ऊपर गई, वो 5% तरक्की करेगा, तो बी 4% तरक्की करेगा। उसकी मूवमेंट को 80% मिमिक करेगा। मिमिक समझते हो? एक वो वर्ड सुना ना, मिमिक्री, यानी कॉपी करना। तो ये 80% इसकी मूवमेंट को मिमिक करेगा। ये बात समझ आती है? इसका मतलब है कोरिलेशन का मतलब है दो चीजों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना कि जब एक ऊपर जाए तो दूसरा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये साइन से पता चलेगा। अमाउंट से क्या पता चलेगा कि कितने परसेंट ये ऊपर और नीचे होगा। अब मैं फिर आपसे पूछता हूं, अगर कोरिलेशन +1 है, इससे क्या मतलब है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक 6% ऊपर जाएगा ए, तो बी भी 6% ही ऊपर जाएगा। बात समझ आती है सर? अच्छा जी, कोरिलेशन का मतलब इसका हमने इतनी चीजें देख ली थी। अब जरा गौर से सुन लो सर, हम दो मॉडल्स देखने जा रहे हैं, ठीक है जी? हम दो मॉडल्स देखने जा रहे हैं प्राइसिंग के। किसके? प्राइसिंग के। बोर्ड पे देखना, डिसीजन लेना है हमने कि हम किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। दो किस्म के मॉडल्स देखने जा रहे हैं। एक मॉडल है हमारे पास हेनरी मार्कोविट्स मॉडल, ठीक है जी? इसका हेनरी मार्कोविट्स का मॉडल, ठीक है जी? मार्कोविट्स, और तो सुनना मेरे बच्चों, सारी चीजें छोड़ दो, फोकस बोर्ड पे लिखना नहीं है, ठीक है? मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने सोचा कि मैं किस सेक्टर में पैसे डालूं। सबसे पहला डिसीजन क्या लेते हैं? किस सेक्टर में पैसे डालें? ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, सर्विस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। 26 सेक्टर है हमारे पास, ठीक है जी? किसी एक में पैसे डालेंगे ना, सोच रहे हैं। वैसे तो बहुत सारों में डाल सकते हैं। डिसीजन अभी ले रहे हैं कि किस सेक्टर में घुसे। पहले आपने क्या डिसाइड करना है? सेक्टर। हमने डिसाइड किया फार्मा सेक्टर में जाना है। कहां जाना है? फार्मा सेक्टर। तो इन्वेस्टर हैज डिसाइडेड कि वो फार्मा सेक्टर में घुस रहे हैं। ये फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर में तकरीबन 70 कंपनी है, ठीक है जी? 70 कंपनी है फार्मा सेक्टर में ना। अब अपने आप से हम पूछते हैं, फार्मा में तो घुस जाना है हमने, फार्मा की सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है? पता चला जी फार्मा की सबसे बेस्ट कंपनी है एक्सोनोबेल, उर्दू जुबान में आईसीआई, ठीक है जी? कौन सी कंपनी है जनाब? आईसीआई। ये बेस्ट कंपनी है यार, बेहतरीन कंपनी है फार्मा में। ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। करें? आपको 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 आपका मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर रोकता है, कहता है सर आईसीआई में हर अरे गहरे ने पैसे डाले में, शेयर आपको बहुत महंगा मिलेगा। ये शेयर ऐसा है जो बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी है, खरीदेंगे, फायदा नहीं होगा, इतना मुनाफा नहीं होगा। ये वो सिक्योरिटीज है जो मार्केट में वेल स्टेब्लिश्ड है। आईसीआई में ना डाले पैसा। अपने का पैसा आईसीआई में नहीं डाले, फिर कहां डाले? उसने कहा सर आईसीआई को बेंचमार्क बना के, क्या बना के? बेंचमार्क बना के बाकी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर। अब और सुनना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। 100 रुपए का शेयर खरीदना और फिर इंशाल्लाह 125-130 में बेचना। ऐसा आईसीआई के शेयर अगर हम खरीद लें तो इतना ज्यादा मुनाफा क्यों?
और बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदा हुआ, ऑलरेडी इसकी शेयर प्राइस बहुत हाई चल रही है, ऐसा हमने उठाया सर ये, ठीक है जी सर। जीएन फार्मा, गुलाम नबी फार्मा, हमने कहा इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो गुलाम नबी फार्मा एक अच्छी फार्मा कंपनी है, ठीक है, हमने सोचा इसमें पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है जी। अब सुनना, इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये पैसा इन्वेस्ट करने के काबिल है या नहीं। हमने उठाया आईसीआई को, पता चला जी आईसीआई का रिटर्न, रिटर्न समझते हो क्या है, आईसीआई कितना रिटर्न देगा, ठीक है जी। आईसीआई का रिटर्न है 15%। हिस्ट्री बताती है कि आईसीआई 15% का रिटर्न देती है, और हमें लग रहा है कि अगले साल भी आईसीआई कितना रिटर्न देगी, यानी अगर 100 रुपए का शेयर खरीदूं आईसीआई का तो कितने मिले, 15% मिले। आईसीआई का स्टैंडर्ड डिविएशन है 4%। क्या मतलब 15% नजर तो आ रहा मिलेगा, लेकिन 15% से रेट 4% ऊपर भी जा सकता है, 4% नीचे भी आ सकता है। ये क्या है, रिस्क। ऊपर क्या है, आईसीआई का एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऐसा। मैं कौन हूं, इन्वेस्टर। मैंने कहा बाहर निकलो फार्मा सेक्टर से, बाहर में गया, बाहर निकलो, बाहर निकलो, रिस्क ही नहीं लेना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल देते। किसमें पैसा डालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो रेट मिलेगा उसमें लॉस आने का चांस ही नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन 0, ऐसा है, स्टैंडर्ड डिविएशन 0। तो हमें पता चला जी रिस्क फ्री रेट है 6%। कितना, 6%। अब मैंने तीनों चीजें सामने रखी, मैंने कहा अगर मैं फार्मा सेक्टर में नहीं घुसूं, सुकून की जिंदगी गुजारूं, 6% का रिटर्न मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, कोई चेंज नहीं, 6% गारंटीड रिटर्न। और अगर मैं सर फार्मा सेक्टर में घुसूं तो मुझे फार्मा सेक्टर की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी 15% का रिटर्न दे रही है अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4%। अब अपने आप से पूछो, ये फार्मा सेक्टर की बेस्ट कंपनी कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रही है, क्या होगा जी, 15% माइनस 6% कितना, ये 9% कहलाता है प्रीमियम। क्या कहलाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मुकाबले में द बेस्ट कंपनी ऑफ फार्मा सेक्टर इज गिविंग अ प्रीमियम ऑफ 9%। ये 9% का प्रीमियम क्यों मिल रहा है, 4% का रिस्क लेना है आपको, 4% का रिस्क लेना है। तो और सुनो, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 4% से, क्या आता है देखो, 9 को 4 से सीधा सीधा डिवाइड कर दो। 9 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, 2.25, या अल्लाह तेरा शुक्र है 2.25। ये पता है क्या है, यह है प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क, ऐसा। इसका मतलब है भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल के रखो, सुकून से बैठे रहो, जिंदगी अयाशी में गुजारो, कोई डर नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई पैसा डूबने का, कोई रिटर्न ऊपर नीचे जाने का चांस ही नहीं। लेकिन अगर फार्मा सेक्टर में घुसोगे और बेस्ट कंपनी में पैसे डालोगे तो 1 यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट 2.25% का रिटर्न मिलेगा। अब बेंचमार्क का रिस्क कितना है, 4%। बेंचमार्क का रिस्क कितना है, 4%। तो अगर बेंचमार्क में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो 4% के रिस्क के अगेंस्ट 9% का प्रीमियम मिलेगा, ऐसा। ये इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी है, ये इंडस्ट्री की। अब बताओ अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को छोड़ के फार्मा सेक्टर में घुसता हूं तो फार्मा सेक्टर की बेहतरीन कंपनी भी मुझे 1 यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट कितना रिटर्न दे रही है, 2.25। ये बात भेजे में बैठती है। अब मैंने उठाया गुलाम नबी फार्मा का डाटा, पता चला जी गुलाम नबी फार्मा आपको उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रिटर्न ऑफ ए इज 18%। कितना, 18%। गुलाम नबी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो है 4.5%। क्या बेंचमार्क को देखते हुए इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, हैं? कैसे डिसीजन लें? मैं कहूंगा जी अगर आप कुछ भी ना करें 6% का रिटर्न आपको मिल जाएगा, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। बेंचमार्क आपको कितना रिटर्न दे रही है, एक यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट 2.25। इसका रिस्क कितना है, 4.5 अमाउंट में लिखना, मल्टीप्लाई बाय 2.25%। देखो क्या आता है, कितना, 16 पॉइंट,
मैं कह रहा हूं भैया बेंचमार्क को देखते हुए इस कंपनी का इस स्टैंडर्ड डिविएशन पे रहते हुए रिटर्न होना चाहिए 16.125, जितना रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क बेंचमार्क दे रहा है। अगर मैं इसी सिक्योरिटी से भी रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क मांगू तो सर मुझे 6% तो वैसे ही मिल रहा है। इसका रिस्क बेंचमार्क से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये मुझे प्रीमियम मिलना चाहिए। ये प्रीमियम कितना बनता है सर? 4.5 इंटू 2.25 कितना बनता है? 10.125। मैं कह रहा हूं ये मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, कंसिडरिंग के बेंचमार्क एक अच्छी सिक्योरिटी, उसको देखा देखी मुझे इस सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मांगना चाहिए? 16.25। ये सिक्योरिटी रिटर्न देगी कितना? क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें? यस सर, बिल्कुल इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें, इसमें बिल्कुल पैसा। ये मॉडल है हेनरी मार्कोविट्ज का। हेनरी मार्कोविट्ज क्या कहता था? डिसाइड योर सेक्टर, पिक द बेस्ट पॉसिबल कंपनी इन दैट सेक्टर, जो कि बेंचमार्क है। अच्छा, बेंचमार्क के सारों के हिसाब से सेम होगा? नहीं, अभी क्लास में डिस्कशन हो रही थी, लोगों ने बेंचमार्क पर एतराज कर दिया। एक ने कहा मेरे हिसाब से जीएसके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बेस्ट है, मैंने कहा नहीं मेरे हिसाब से आईसीआई बेस्ट है। एक बंदा कहेगा नहीं मेरे हिसाब से नोवार्टिस बेस्ट है, एक कहेगा नहीं मेरे हिसाब से एबट बेस्ट है। तो सर जो भी बेंचमार्क पिक करेगा, बंदा टू बंदा बेंचमार्क क्या होगा? डिफरेंट होगा। मेरे हिसाब से बेंचमार्क क्या है? आईसीआई। मैंने आईसीआई उठाया, मैंने कहा आईसीआई जो रिस्क फ्री रेट है उससे ऊपर कितना रिटर्न दे रहा है, तो पता चला जी रिस्क फ्री से ऊपर रिटर्न दे रहा है कितने का? 9% का। और मैंने कहा इसके लिए रिस्क कितना लेना पड़ेगा अगर बेंचमार्क में पैसा इन्वेस्ट करेगा? 4%। तो पता चला जी बेंचमार्क फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क बेंचमार्क इज प्रोवाइडिंग 2.25। ये मैंने बना लिया ज़हन। केस सेक्टर में मैंने फिर एक और कंपनी उठाई, मैंने कहा जी गुलाम नबी फार्मा, इसमें पैसा डालते हैं। ये अगर आपको बेंचमार्क के बराबर भी रिटर्न दे हर यूनिट ऑफ रिस्क का, तो आपका रिटर्न बनता है 16.125। ये रिटर्न दे कितना रही है? इसका मतलब है बेंचमार्क से बेहतर है पैसा इसमें डाल दो, क्योंकि यहां पर रिस्क लेने के चक्कर में पैसा या रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा मिल रहा है, तो हमें सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 16.125 क्या है? ये है रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर्ड रेट। इस सिक्योरिटी से इतना रिटर्न हमें चाहिए। ये 18% क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। भाई आपसे कहा जा रहा है 16.125 मिलना चाहिए, इसमें मिल कितना रहा है? तो डालो इसमें पैसा, अच्छी बात है, इसमें पैसा डालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बताएं सर, हमने एक फंक्शन सीखा हेनरी मार्कोविट्ज का, वो क्या कहता है कि आप किसी भी सेक्टर में घुसो, बेंचमार्क पिक करो, बेंचमार्क में आप देखो कि एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है और उस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए रिस्क कितना लेना पड़ रहा है। आप निकाल लो पर यूनिट ऑफ रिस्क बेंचमार्क कितना रिटर्न ऑफर कर रहा है, फिर उस सेक्टर की बाकी किसी कंपनी को पिक करो, देखो बेंचमार्क का जो पर यूनिट ऑफ रिस्क रिटर्न मिल रहा है, अगर इसके रिस्क को देखा जाए तो कितना बनता है? हमने देखा जी इसके रिस्क को तो रिटर्न बनता है 16.125। देखिए इतना रिटर्न ये सिक्योरिटी दे रही है, इससे ज्यादा दे रही है तो वेल एंड गुड, इससे कम दे रही है तो पैसा इन्वेस्ट ना करो, फिर बेहतर है कि बेंचमार्क में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है जी, ये सिक्योरिटी अगर रिटर्न ज्यादा देगी बेंचमार्क के पर यूनिट जो प्रीमियम है उससे रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा रिटर्न देगी तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैंने आपको कोई फंक्शन नहीं लिखवाया, कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, आपको मैंने बाकायदा एक पूरा प्रोसेस चला के दिखा दिया, ऐसा ये कॉपी करो, इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक। और आपको कुछ सवालात भी दे रहा हूँ ताकि आप अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा बाप खुद मौलवी था यार, मैं क्या किसी को बोलूंगा, लेकिन आजकल के टोटल डिस्कवर। चलो जी आए जरा दोस्त, अब दोबारा से पूरा कहानी सुने सर, पूरी कहानी दोबारा से सुनो। एक इन्वेस्टर है, पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ये बंदा है, इसका नाम है मुश्ताक भाई, ठीक है जी। सर मुश्ताक भाई जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और ये फॉलो करेंगे हेनरी मार्कोविट्ज का मॉडल। हेनरी मार्कोविट्ज एक मैथमेटिशियन था, इकोनॉमिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, ठीक है जी। और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले लोग अक्सर इस तरह की इन्वेस्टमेंट थ्योरीज देते रहे पास में। हेनरी मार्कोविट्ज ने कहा कि किसी भी इन्वेस्टर को अगर किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है उसको एक 2 स्टेप मॉडल यूज करना चाहिए।
सबसे पहले उसको डिसाइड करना चाहिए कि वो किस सेक्टर में घुस रहा है और उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी पिक कर ले। हमने डिसाइड किया हम फार्मा सेक्टर में जा रहे हैं। फार्मा सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी मुझे लगी आईसीआई है, आपको कुछ और लग सकती है, मुझे लगा आईसीआई है, मैंने ये पिक कर लीजिए, बेस्ट कंपनी ऑफ द सेक्टर। डन। फिर हमने क्या किया, इस कंपनी को, इस आईसीआई की कंपनी को एनालाइज किया, तो हमें पता चला जी आईसीआई का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। यानी आईसीआई में अगर पैसे आज इन्वेस्ट किया जाए 100 रुपए, तो अगले साल आपको 100 का 115 रुपए मिले। स्टैंडर्ड डिविएशन है इसका 4%। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। फिर सर 6% रिटर्न कोई भी इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल के भी कमा सकता है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, इसमें कोई रिस्क भी नहीं लेना, कोई डर भी नहीं है। कम से कम रिटर्न एक इन्वेस्टर कितना कमा सकता है मार्केट में? 6%। इस अगर आईसीआई में पैसा डाले तो कितना कमाएगा? 15%। इसका मतलब है आईसीआई इज प्रोवाइडिंग 9% एक्स्ट्रा रिटर्न। लेकिन इस 9% के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कितना रिस्क लेना पड़ेगा? 4%। इसका मतलब है 9% का एक्स्ट्रा रिटर्न अगेंस्ट 4% ऑफ रिस्क मिल रहा है। किसमें? मनुष्य बेंचमार्क में, आईसीआई में, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हर यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट 2.25% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा अगर आप पैसे कहां डालें? आईसीआई में, बेंचमार्क में। हमने क्या डाला? बेंचमार्क में पैसा नहीं डालना। बेंचमार्क तो ऑलरेडी सबको पता है, बेस्ट कंपनी में ऑलरेडी सब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। मुझे तो वो ढूंढना है, वो हीरा ढूंढना है जो इस वक्त लोगों की नजर में बेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट है, ठीक है जी। तो मैंने उठाया कौन सा? जीएनपी। जीएनपी क्या है जी? गुलाम नबी फार्मा। मैंने कहा जी गुलाम नबी फार्मा के रिटर्न देखो कितने हैं। पता चले जी गुलाम नबी फार्मा का एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर आप गुलाम नबी फार्मा में पैसे डालें ना, 18% का रिटर्न आपको मिलेगा, अंदाजा है। लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बेंचमार्क से स्लाइटली ज्यादा है। अब मैंने कहा जी बेंचमार्क को देखते हुए मुझे इस सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मांगना चाहिए? जी सर, मैंने कहा जी कम से कम रिटर्न एक इन्वेस्टर कितना कमाता है? 6%। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 4.5। इसका मतलब थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा जीएनपी फार्मा में घुसने वक्त। तो मैं कह रहा हूँ जी 4.5% का मैं रिस्क तो ले लूंगा, लेकिन हर यूनिट के लिए मुझे रिटर्न कितना चाहिए? 2.25%। तो बताएं सर मेरे पास कितना नंबर बनता है? 16.125। ये कौन सा रिटर्न है? ये हम गुलाम नबी फार्मा से मांग रहे हैं, गुलाम नबी फार्मा हमें 16.12% का रिटर्न दे दे। कह रहा है सर 18% ले ले। अब बताओ गुलाम नबी फार्मा में पैसे डालने चाहिए? सर बिल्कुल डालने चाहिए। ऐसा, ये बात समझ आती है? अब सुनो 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 सुनो, अब हमें काम करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला डिवाइस कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला किस चीज का? रिक्वायर्ड रिटर्न का। किसका? रिक्वायर्ड रिटर्न का। ऐसा, रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट 6% कम से कम प्लस रिटर्न ऑफ बेंचमार्क माइनस रिस्क फ्री रेट। ये क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न जो बेंचमार्क ऑफर कर रहा है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बेंचमार्क। इससे क्या मिलेगा हमें? एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, ये मिलेगा। एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। ऊपर वाला क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न। नीचे क्या है? रिस्क। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने स्टैंडर्ड डिविएशन से। ऐसा, इसको अब अप्लाई करके दिखाओ अगर ऊपर वाले फंक्शन में। रिस्क फ्री रेट 6%, बेंचमार्क कितना रिटर्न दे रहा है? 15%, जो कि 6% से थोड़ा सा ज्यादा है, डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 4%। ऐसा, मल्टीप्लाई बाय हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। ऐसा, अब बताओ ये कितना आ रहा है? ये कौन सा रिटर्न है? रिक्वायर्ड रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न। कौन सा? रिक्स एडजस्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्स। ठीक है जी। ऐसा ही है मेरे बच्चों, हमें ये इस सिक्योरिटी से मांगना चाहिए
अगर ये सिक्योरिटी रिटर्न दे रही है तो ठीक है, नहीं तो भाग जाए। ठीक है जी, अच्छा अल्फाज हमारे पास। अच्छा सर, इसको आप रिस्क एडजस्टेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने बेंचमार्क के रिस्क को देख के इस सिक्योरिटी से रिटर्न मांगा है, इसके रिस्क और बेंचमार्क दोनों के रिस्क को देखा है, ऐसा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूंगा, जो गौर से देखना, गौर से देखना। लिख लिया ये, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर देखो। फिर एक बात बताओ, इसकी रोशनी कैसे बढ़ा सकते हैं? अबे अंदर कंप्यूटर के लाइट बंद करके, अरे लाइट बंद करके। ना भाई, कहाँ है फुल, किधर है? पावर सेवर का यहीं पे भी नहीं पावर सेवर। आगे बढ़ो यार, बहुत डल हो गया यार ये, पहले जमाने में बहुत खूबसूरत था ये। अच्छा जी, बोर्ड पे देखो दोस्त, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फंक्शन को? आर एफ प्लस रिस्क ऑफ बेंचमार्क माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बेंचमार्क। ये जो नीचे आ रहा था ना, ये मैंने थोड़ा यहाँ खिसका दिया, इससे वो फर्क पड़ेगा? पक्का ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिक्वायर्ड रिटर्न को मैं के ही कह सकता हूँ, है के ही कह सकते हैं ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मतलब आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे मांगते हैं? ऐसे मांगते हैं, ऐसा। मैंने आपको कहा था ना कि इस कोर्स में आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे कि इन्वेस्टर पैसे कितने मांगे, ये इन्वेस्टर को ख्वाब में नहीं आता, वो ये एनालिसिस करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि मुझे इस कंपनी से कितने मांगने चाहिए, ऐसा। तो कितने पैसे मांग रही है? ये कह रहा है भाई मुझे 6% तो चाहिए चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतना दे रही है, और अगर मुझे बेंचमार्क जो है वो 9% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे रही है तो कौन सा मेरे बाप का एहसान कर रही है? मैं 4.5% का रिस्क ले रहा हूं अगेंस्ट 4%। अच्छा, अब गौर से एक चीज सुन, इस फ्रैक्शन पे जरा बात करो। अगर आपका रिस्क और बेंचमार्क का रिस्क बराबर है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऐसा। 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है जितना रिटर्न बेंचमार्क दे रहा है उतना ही रिटर्न सिक्योरिटी से भी मिलना चाहिए। अभी 1 है, 1 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा ही है ना। इतना तो अकल है ना कि 4.5 ऊपर और 4 नीचे हो तो 1 से ज्यादा जवाब आएगा। अब बताइए कितना आ रहा है टोटल? यार 16.12। अच्छा, बेंचमार्क का रिटर्न कितना है? 15। हम 15 से ज्यादा मांग रहे हैं सिक्योरिटी से, क्यों? क्योंकि ये बेंचमार्क से ज्यादा रिस्की है, तो हमें इससे क्या मांगना चाहिए? ज्यादा रिटर्न मांगना चाहिए। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न दे रहा है हमें? सर हमें दे भी रहा है माशाल्लाह, ऐसा। अब सर इसको कॉपी करें और थोड़े से और सवालात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपको ये नहीं समझाता जो मैंने कल आपको समझाया कि रिस्क क्या है, ठीक है जी, और मैं डायरेक्ट ये फंक्शन आपके सामने रखता तो आपको ये हजम करने में कि स्टैंडर्ड डिविएशन का सर, हम ना 3 कंपनीज को एवेल्युएट कर रहे हैं, ए, बी और सी। अच्छा एक बात बताओ, आप इस कंपनी से, जीएनपी से क्या मांग रहे थे? 16% समथिंग। अगर ये 18 दे रही है तो ये बेहतर है। अगर एक कंपनी इसी तरह हो और वो 19 दे रही हो तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड रेट और एक्सपेक्टेड रेट के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा
उतना बेहतर है। ऐसा सर हमारी 3 सिक्योरिटीज हैं और एक हमारा बेंचमार्क है। रिटर्न 18%, 24%, 16%, 12%। स्टैंडर्ड डिविएशन 5, 5, 6, 3। ठीक है जी सर। रिस्क फ्री रेट 8%। सर मुझे बताएं किस सिक्योरिटी में पैसा डालूं और किस में नहीं डालूं। हाँ जी, तीनों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कह रहा हूँ। चलो जी आओ जरा इसको देखते हैं। अच्छा देखो, बेस्ट कंपनी ए होगी, लेकिन डिसीजन ये भी है कि बाकी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर पैसे ज्यादा हैं। ठीक है जी। अब बताएं सबसे पहले तो सर फंक्शन से ना वो मालूम कर लें कि ए, बी और सी का रिक्वायर्ड रेट क्या होना चाहिए। फंक्शन है क्या सर हमारे पास? सर RF प्लस RBM माइनस RF इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बेंचमार्क। ऐसा? अच्छा फिर ये कितना जी? RF कितना जनाब? 8%। हम पहले ए को देखते हैं ना। 8% प्लस बेंचमार्क का रिटर्न 18% माइनस 8%। फिर जी बेंचमार्क का रिस्क 5% जी। फिर इसका रिस्क कितना? सॉरी 5 कितना आ रहा है जी? 18%। ये हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं सर? 24%। तो इसका मतलब है हमें हमारे पास 6% एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है। ठीक है जी। इसका मतलब है इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 18% क्या है? रिक्वायर्ड रेट। पक्का जी? अब बताएं सर हमारे पास जो बी है, कंपनी बी, ये क्या है जी? 8%। RBM कितना है सर? सेम ये 18% माइनस 8% डिवाइडेड बाय 5%। इसका मतलब ये कि किसी भी सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रेट निकालने के लिए तुम्हें उसका सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ बस। हाँ सिर्फ उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ले आओ, बाकी हम बेंचमार्क की चीजें रखे जा रहे हैं। कितना सब? 6%। कितना आ रही? 20%। ये दे कितना रहा है? ये दे रहा है 16। इसका मतलब है इसमें तो पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? आप इससे मांग रहे हो 20, ये मनुष्य दे कितना रहा है? तो मटी पाए सर इस पे। सर सी 8% प्लस ऊपर डाले सर कितना? 3% जी। कितना? 14%। ये दे कितना रहा? लानत भेजे सर इस पे भी। सिर्फ इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, ये में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज रिक्वायर्ड रेट से कम रिटर्न दे रही है। इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीधी सी बात समझ आई? अच्छा अब हम बात करते हैं सर, और से देखिएगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जनाब। अब मजीद बात करते हैं, करें मजीद बात करें? तैयार हो? अच्छा थोड़ा सा टेक्निकल हो जाओ। मैं जब अपने टाइम पे CFA पढ़ रहा था ना, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस टॉपिक ने दिया था, क्योंकि इतने बुरे तरीके से किताबों में चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है ना? ऑर्गेनाइज नहीं है। आपको पढ़ने ग्राफ्स बने हुए, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे जा रहा है, वो वैसे जा रहा है, वो सीधा समझा देना। अच्छा जी, ए बेस्ट नहीं है, ए इज दी ओनली ऑप्शन जिसमें तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना है। बाकी सारे जो है ना वो वाले बकरे हैं जो ईद के दिन लाते हैं हम, जो सुन्नियों में एक्सेप्टेबल है। यहाँ देख लें, जो हमारे शिया भाई हैं वो एक मखसूस किस्म का बकरा काटते हैं, और जो सुन्नी है उनमें सब चल जाते हैं। नहीं बताइए
पता है। चलो जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अब बहुत टेक्निकल डिस्कशन। देखिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये जो टहनी पे लटका हुआ अमरूद है, ये क्या है सर? ये रिस्क है। क्या ये रिस्क है। रिस्क दो किस्म के होते हैं। रिस्क कितने किस्म के? दो किस्म के। एक है सिस्टमैटिक और एक क्या है? अनसिस्टमैटिक। अब इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चेंज होने की वजह से कंपनी पे असर डाले, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। इसको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूं मैं। मुल्क में खाना जंगी हो गई, हालत खराब हो गई मुल्क की जी, डिजास्टर आ गया, जो भी सियासी सूरत हाल चल रही है, मुझे पता है इससे एक कंपनी अफेक्ट होगी या पूरी मार्केट अफेक्ट होगी? ये मार्केट अफेक्ट होगी, एक थोड़ी कंपनी अफेक्ट होगी, पूरी की पूरी मार्केट अफेक्ट होगी। ये कौन सा रिस्क है? सिस्टमैटिक रिस्क। सर पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने वाले हैं, पूरी की पूरी मार्केट लपेट में आएगी, चीजें सब महंगी हो जाएंगी। ये कौन सा रिस्क है? ऐसा रिस्क जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की वजह से सारी सिक्योरिटीज पे आए, पूरी मार्केट पे आए, वो कौन सा रिस्क है? सिस्टमैटिक रिस्क है। सर वो रिस्क जो किसी सिक्योरिटी के साथ स्पेसिफिक है, पूरी मार्केट के साथ नहीं है, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ है, उसको हम क्या कहते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क। एआरटीटी के साथ अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? पार्टनरशिप है, दो लोगों में झगड़ा हो सकता है, झगड़ा होगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा। सर एआरटीटी के साथ एक और अनसिस्टमैटिक रिस्क है, वो क्या है जी? एआरटीटी सर कंटोनमेंट, जो सामने जो शारा फैसल की उस तरफ की रोड है, वो कंटोनमेंट में आती है। हम कंटोनमेंट के बाहर आते हैं, एग्जैक्ट बाहर आते हैं। कभी कभी वो हमारे कंटोनमेंट वाले भाई यहाँ भी आ जाते हैं, कहते हैं बोर्ड लगा, इसका टैक्स दे दो, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम पे एक रिस्क है कि हम पे को पेनल्टी लग सकती है। ये बाकी किसी कॉलेज के साथ, किसी एक आध कॉलेज के साथ हो गया क्या? पाकिस्तान के सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऐसा नहीं। सर मिसाल के तौर पर हमारी एक कंपनी है स्वात में, वहां जलजले बहुत आते हैं, तो क्या उस कंपनी के साथ जो रिस्क है वो पूरी पाकिस्तान की हर कंपनी के साथ है? नहीं सर। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा रिस्क है? जो स्पेसिफिक हो किसी कंपनी के साथ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कल अगर छोटी सी एग्जांपल है, कल अगर जो है वो एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी फ्री है, हम आपको सारे टीचर्स के लेक्चर जो है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा धंधा अफेक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा अफेक्ट, बिल्कुल होगा अफेक्ट, ठीक है जी। नहीं सबका नहीं होगा। क्या वो सब्जी बेचने वाले का धंधा अफेक्ट होगा? क्या वो दवाई बनाने वाली कंपनी का धंधा अफेक्ट होगा? नहीं सर। इसका मतलब है हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, लेकिन पूरी मार्केट को अफेक्ट। ये क्या है जनाब? अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है एक कंपनी, एक सेक्टर को अफेक्ट करने वाले रिस्क, पूरी की पूरी मार्केट को जो अफेक्ट करे वो क्या है? वो सिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क आमतौर पर दो तीन ही होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है जी, मुल्क में ओवरऑल मनी सप्लाई का हिसाब किताब, मुल्क में ओवरऑल इन्फ्लेशन, ठीक है जी, मुल्क की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, यानी मैक्रो लेवल पे जो है वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा अब गौर से सुनिएगा दोस्त। सर हम जो है ना वो एसी बनाते हैं, रिस्क क्या है? सर्दी आ गई तो क्या होगा? मौसम ठंडा रहा तो क्या होगा? ऐसा, ये कौन सा रिस्क है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर मैथमेटिशियन ये कहते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम क्या कंट्रोल करेंगे? मैं, मेरी कंपनी है, मैं इधर गली के कोने पे सब्जी बेचता हूँ, क्या मुल्क के हालात को कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं सर। हाँ लेकिन जो मेरे साथ रिस्क है वो कुछ एक्सटेंड तक कंट्रोल हो सकते हैं। तो इसका मतलब है सिस्टमैटिक रिस्क कंट्रोलेबल रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क कंट्रोल नहीं हो सकता। अब मुझे एक बात बताओ, आप इन्वेस्टर, आपके सामने बहुत सारी कंपनीज है, हर एक के साथ सिस्टमैटिक रिस्क भी लगे हुए, अनसिस्टमैटिक रिस्क भी लगा हुआ, ऐसा। मैं अगर एक पोर्टफोलियो बना दूं, क्या बना दूं? पोर्टफोलियो, उसमें डालूं एक इंपोर्ट कंपनी का स्टॉक, उसमें क्या रिस्क है? डॉलर महंगा हो गया तो इसकी इंपोर्ट्स की कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट गायब हो जाएगा। एक काम करो, एक एक्सपोर्ट कंपनी का शेयर भी डाल दो पोर्टफोलियो, इससे क्या होगा? एक जगह के रिस्क को दूसरा मिटिगेट कर रहा है। पोर्टफोलियो बनाने से अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो गया?
फिर मैंने एक रखा सर कंपनी मिसाल के तौर पर जो ऑयल बेचती है, ऑयल से इसका रेवेन्यू आता है। एक कंपनी मैंने ऐसी रखी जो ऑयल कंपनी के प्रोडक्ट्स को, ऑयल को यूज करती है एज इनपुट, ऑयल उसके लिए कॉस्ट है। अब बताओ ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, जो ऑयल बेचने वाली कंपनी है उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो ऑयल को कंज्यूम कर रहा है उसका प्रॉफिट गिर जाएगा। लेकिन अगर दोनों डाल दे तो रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। सर अनसिस्टमैटिक रिस्क पोर्टफोलियो बनाने से कंट्रोल होता है। अब बताएं सर, अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं 20-22 सिक्योरिटीज डाल दूं अपने पोर्टफोलियो में, तो इन सब का रिस्क एक दूसरे के प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाएगा? अनसिस्टमैटिक रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन क्या सिस्टमैटिक रिस्क पोर्टफोलियो बनाने की वजह से कम होगा? क्या पोर्टफोलियो बना दो तो मुल्क में खाना जंगी होने के बावजूद आप कमाओगे? नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता। सुनना जरा गौर से। सर हेनरी मार्कोविट्ज के काम को बाद में फ्लेमिंग ने और बाकी के मैथमेटिशियंस ने मजीद पॉलिश किया और एक थ्योरी बनाई, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। उन्होंने कहा हम काम हेनरी मार्कोविट्ज के इस्तेमाल करेंगे, उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस ले आएंगे। उसने कहा जी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है टोटल रिस्क है, इसके अंदर एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क चूंकि डाइवर्सिफाई हो सकता है, खत्म हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है बाय प्रोड्यूसिंग अ गुड पोर्टफोलियो, तो इस पे इसके अगेंस्ट कोई रिटर्न नहीं मिलना चाहिए, इसके अगेंस्ट कोई रिटर्न नहीं मिलना चाहिए। जेन्युइन रिस्क जो आप लेते हो वो कौन सा रिस्क है? सिस्टमैटिक रिस्क, उसके अगेंस्ट रिटर्न मिलना चाहिए। अनसिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट कोई रिटर्न नहीं मिलना चाहिए। किसने कहा? ये किस भाई ने कहा? हेनरी मार्कोविट्ज ने नहीं। हेनरी मार्कोविट्ज ने तो कहा भाई पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन, जिस सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा उसका रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन किसका था? बी का सबसे ज्यादा ना स्टैंडर्ड डिविएशन 6%, ऐसा। तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न भी किसका था? उसी का था। तो ये कह रहा है जी CAPM मॉडल कहता है नहीं, सारे रिस्क के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड नहीं करेंगे। रिटर्न किसके लिए डिमांड किया जाएगा? सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के लिए। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि किसी भी सिक्योरिटी के टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक अलग करना और अनसिस्टमैटिक अलग, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा कि सिस्टमैटिक अलग कर दें और अनसिस्टमैटिक अलग कर दें? मुझे बताओ सर, अगर मेरे पास एक बेहतरीन किस्म का पोर्टफोलियो जिसमें मैंने 30-40 स्टॉक्स डाले हैं, तो मैं बैसियत इन्वेस्टर एक ही रिस्क फेस कर रहा हूं, कौन सा? सिस्टमैटिक। क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क एक सिक्योरिटी का दूसरा खत्म कर रहा है, दूसरी सिक्योरिटी का तीसरा खत्म कर रहा है, तीसरी सिक्योरिटी का चौथा खत्म कर रहा है। मेरे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क ना होने के बराबर है। सिर्फ कौन सा रिस्क है जो मुझे फेस करना है? सिस्टमैटिक रिस्क। तो बताओ एक इन्वेस्टर अगर अपने पैसे बहुत सारी सिक्योरिटीज में डाल दे तो उसको फिर एक ही रिस्क का टेंशन रखना चाहिए। वो किस चीज का? या अल्लाह पाकिस्तान के हालात अच्छे रख, या अल्लाह इधर हुक्मरानों को अकल दे, ठीक है जी, या अल्लाह बड़े मुंह वाले कुत्ते जो बैठे हुए हैं या अल्लाह उनको कंट्रोल में रख, या अल्लाह, ठीक है जी, तो या अल्लाह ऐसे हालात पैदा करके हम कुछ कमा लें, ऐसा। अब गौर से सुनना, गौर सुनना। फिर एक तो उन्होंने कहा जी टोटल रिस्क नहीं रखना चाहिए, फंक्शन में क्या रखना चाहिए? अब हम फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं। हाँ भाई, रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे निकालना है? RF प्लस रिस्क ऑफ बेंचमार्क माइनस RF इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, ओनली सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ A डिवाइडेड बाय सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ बेंचमार्क। ऐसा फंक्शन मॉडिफाई हो गया। किसने मॉडिफाई किया? ये किसने मॉडिफाई किया? ये मॉडिफाई किया CAPM मॉडल ने। किसने? CAPM मॉडल ने। ऐसा। अब और सुनो, अब हमने भी ये सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को अलग करना सीखना है, ऐसा। कोड को देखना बेटा। ए क्या? सिक्योरिटी ए, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ABC जो भी कंपनी है उसका सिस्टमैटिक रिस्क है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो। अब सुनो, अब सुनो, एक वर्ड सुना है, इंडेक्स ट्रैकर फंड। अच्छा चलो छोड़ो। एक बात बताओ, सुनना गौर से। हमारी मार्केट में कितनी कंपनीज है? और स्टॉक मार्केट है, इसमें कितनी कंपनीज है? कितनी कंपनीज जो है वो लिस्ट हुई है जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ?
वेरी गुड, 6 अब 700 के करीब हो गई है। कितने? 700 के करीब। लेकिन वहां लिखा हुआ रहता है 100 इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? टॉप 100 कंपनीज, टॉप 100 कंपनी स्टॉक मार्केट का ऑलमोस्ट 90% मार्केट वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है। यानी जो बाकी की 600 कंपनीज है उनकी टोटल वैल्यू मिला लो तो टोटल 10% बनती है, और इन 100 कंपनीज की अगर मार्केट वैल्यू ऐड कर दो तो टोटल मार्केट का 90%। यानी 700 कंपनीज में जो टॉप 100 है उनके पास इतनी मार्केट वैल्यू है कि टोटल मार्केट का 90% है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं 100 को देख लो, बाकी को देखने की जरूरत नहीं। अब बताएं सर, 100 इंडेक्स का मतलब कितनी कंपनीज? टॉप 100 कंपनीज, ऐसा? और तो सुनना, अगर मैं इस 100 इंडेक्स की कंपनीज में एक इन्वेस्टर के तौर पे 100 रुपए लूं और 100 के 100 सिक्योरिटीज में पैसे डाल दूं, पूरी मार्केट के एक एक सिक्योरिटी के अंदर पैसे डाल दूं, तो बताओ मेरा जो पोर्टफोलियो होगा वो कैसा होगा? वो वेल डाइवर्सिफाइड होगा, ऐसा? और उस पोर्टफोलियो को ओन करने वाले को सिर्फ एक ही रिस्क का सामना है, वो कौन सा है? सिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक रिस्क तो खत्म ना, ऐसा है। इसका मतलब है अगर कोई भी बंदा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे, वर्ड क्या है? मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? यू इन्वेस्ट इन एवरी कंपनी ऑफ द मार्केट। तो हम कहेंगे जी इस बंदे ने किसमें पैसा इन्वेस्ट किया? मार्केट। अब और से सुनो, मैंने ऐसा कर दिया, फर्जी तौर पे मैंने मार्केट की सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अब मैं सुकून से बैठा हूं घर में। तो पता चला जी मार्केट 10,000 पॉइंट पे थी, मार्केट आ गई 10,050 पॉइंट पे दिन के एंड पे। कितने पे? 10,050 पॉइंट पे। मैं न्यूज सुन रहा हूँ, न्यूज कास्टर बता रही है आज मार्केट में तेजी देखी गई, 50 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ओवरऑल 100 कंपनीज की वैल्यू बढ़ गई। कितने बढ़ गई? 50 यूनिट। जबकि लास्ट डे पे यूनिट थे कितने? 10,000 पे 50 बढ़े तो कितना होता है बेटा? ये बीपीएस नहीं है, बीपीएस नहीं है, वो बेसिस पॉइंट्स अलग होते हैं। ऐसी कितना? 0.5%, ऐसा? तो मैं कहूंगा जनाब एज एन इन्वेस्टर अगर मार्केट इंक्रीज हुए 50 पॉइंट्स तो हमने इसका मतलब है 50.5% रिटर्न कमाया। हमारा रिटर्न कितना है? अब बताओ एज एन इन्वेस्टर मैं अपना रिटर्न कैसे कैलकुलेट करूं? बस रोज रोज देखता जाऊं कि मार्केट कितनी बढ़ रही है। पूरे साल में मार्केट सर 10,000 से बढ़ के 12,000 पे चली गई, तो मैं क्या कहूंगा जी 2,000 से मार्केट ऊपर गई मेरे घुसने के बाद, तो ये कितना हो गया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना पॉसिबल है? हाँ, कैसे? कैसे? जेब से जितने पैसे निकालो सारी कंपनीज में डाल दो, ऐसा? तो हम क्या कहेंगे हमने पैसा किसमें इन्वेस्ट कर दिया? मार्केट में। अब बताओ मार्केट बढ़े तो मेरा रिटर्न बढ़ेगा, और मार्केट में अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए? 100 कंपनियां, मनुष्य मार्केट में कितने शेयर होने चाहिए? 100 कंपनीज के शेयर होने चाहिए। तो 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो अगर किसी बंदे ने रखा उसके बाद अनसिस्टमैटिक रिस्क होगा? नहीं, एक काम सिस्टमैटिक रिस्क दूसरा नलिफाई कर रहा होगा, दूसरे का तीसरा नलिफाई कर रहा होगा, और हमारे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क ना होने के बराबर होगा। सिर्फ क्या होगा? अगर सर पाकिस्तान के हालात कंसिस्टेंटली अच्छे रहे तो मार्केट ऊपर जाती है, कुछ कंपनीज नीचे जा रही होती है, कुछ ऊपर जा रही होती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या होती है? ऊपर जा रही होती है। क्यों सर? क्योंकि एक का नुकसान दूसरे का फायदा, दूसरे का नुकसान तीसरे का फायदा, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे मार्केट मूव करती है सिर्फ एक ही रिस्क के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? अगर मुल्क के हालात अच्छे रहे स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, मुल्क के हालात बुरे रहे, अनसर्टेनिटी रहे, तो नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? दोबारा हमने खोदी को 0 पोजीशन पे ले आए। अब बताओ जी सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? वो रिस्क जो पूरी मार्केट को अफेक्ट करे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज होने की वजह से, मुल्क के हालात चेंज होने की वजह से, मुल्क की स्ट्रेटेजिक पोजीशन चेंज होने की वजह से, मुल्क के जनरल रिजर्व चेंज होने नहीं किया कर यार, गलत बात है। अच्छा बड़े कमीने हो तुम लोग यार। अब मुझे एक बात बताओ सर, अनसिस्टमैटिक रिस्क वो जो किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे हटाया जा सकता है? एज एन इन्वेस्टर मैं चाहता हूं अनसिस्टमैटिक रिस्क से बच जाऊं। एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करो, पोर्टफोलियो बनाओ। एक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना पैसा, अनसिस्टमैटिक रिस्क से भी जूते खाओगे, सिस्टमैटिक रिस्क से भी जूते खाओगे।
लेकिन अगर मैं पोर्टफोलियो बना दूं तो मैं सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क फेस करूंगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क फेस नहीं करूंगा। सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो क्या है? पूरी मार्केट में पैसा डाल दो, ऐसा है। अब हेनरी मार्कोविट्ज का काम जो था ना, उसने कहा एक बेंचमार्क पिक करो। सीएपीएम ने कहा बेंचमार्क एक सब्जेक्टिव चीज है। बेंचमार्क एक, मेरे हिसाब से आईसीआई था, इसने कहा एबट है, इसने कहा से मिसाल के तौर पर जीएसके, इसने कहा नोवार्टिस है, ठीक है जी, इसने कहा फाइजर है, ठीक है जी, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसने कहा आप एक काम करें, ये बेंचमार्क काट देना से आप यहाँ रखिए रिटर्न ऑफ मार्केट से क्या करें, मार्केट को आप बेंचमार्क मान लें, पूरी की पूरी मार्केट को क्या मान लें। अच्छा, मार्केट का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपके सामने रखा। इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो हम पता चलता है मार्केट का रिटर्न क्या है। इसका पूरी बेंचमार्क आप किसको बना लें, मार्केट को। तो फिर इसका मतलब है सर ये भी बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ मार्केट, ऐसा। अब उसने कहा भैया फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा, के ही बराबर है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इनटू, ये मैंने सही लिखा, ये मैंने सही लिखा फंक्शन, ये मैंने फंक्शन सही लिखा या गलत लिखा? नहीं सर, ये गलत लिखा आपने फंक्शन। स्टैंडर्ड डिविएशन में तो दोनों रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक भी। मैं कहता हूं जी मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन में सिर्फ एक ही रिस्क होता है, कौन सा? क्यों? मार्केट तो इतना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कि उसके अंदर सिस्टमैटिक रिस्क ही बच सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या हो जाएगा? इसका मतलब है जी मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन इज इफेक्टिवली सिस्टमैटिक रिस्क ओनली। क्यों? मार्केट एक इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कि उसके अंदर अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं होता। जो मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें सिर्फ कौन सा रिस्क होगा? सिस्टमैटिक। ऊपर जो ऊपर आ रहा है वो, उसमें दोनों है। अब उसमें से हमने क्या करना है, एक रखना है, दूसरा हटाना है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, मैं सोचता हूं, मैंने पास्ट हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री पता चला जी मार्केट अगर 5% ऊपर गई है, ठीक है जी, तो हमारी सिक्योरिटी 3% ऊपर गई है। इसका मतलब है मेरा और मार्केट का कोरिलेशन 0.6 है। मार्केट और मेरा कोरिलेशन 0.6 है। मैंने कहा जी एक सिक्योरिटी का मार्केट के साथ जो कोरिलेशन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के साथ साथ कितना मूव करती है। तो अगर हम मार्केट के कोरिलेशन को इसके स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई कर दें, इसका और मार्केट का जो कोरिलेशन है, तो पता चल जाएगा इसके रिस्क और मार्केट के रिस्क में सिमिलैरिटी कितनी है, और मार्केट में सिर्फ कौन सा रिस्क है। तो इसका मतलब है इसके स्टैंडर्ड डिविएशन में अनसिस्टमैटिक रिस्क हट जाएगा। अच्छा मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम +1 हो सकती है, और लेकिन सर इसका मतलब है 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0.6 होगी, 0.7 होगी। इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं इस फंक्शन में कंपनी के स्टैंडर्ड डिविएशन को उस सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड डिविएशन को उठा के मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? किससे? मार्केट के साथ कोरिलेशन। मार्केट क्या है? एक इंतहाई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मार्केट में कौन सा रिस्क है सर? हम कह रहे हैं जी अगर ये कंपनी मार्केट के साथ साथ ऊपर नीचे हो रही है, ये चेक कर लो कितना मार्केट से क्लोज है। ये क्लोजनेस कैसे वेरीफाई होती है? किसी दो चीजों के बीच में क्लोजनेस रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ कैसे वेरीफाई होगा? तो हमने कहा जनाब सिक्योरिटी ये को मार्केट और के साथ जो कोरिलेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा उसका सिस्टमैटिक रिस्क कितना है। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन को अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर एफ आर एम माइनस आर एफ इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी कोरिलेटेड विद मार्केट। इससे पता चल जाएगा इसका सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। ऊपर जो आ रहा है ये क्या है? ये है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। नीचे क्या है? अब सुनना, ऊपर सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क, नीचे मार्केट का सिस्टमैटिक रिस्क। इस फ्रैक्शन को हम बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं?
बीटा। अब बताओ इस फंक्शन को मैं रिड्यूस करके ऐसे लिख सकता हूं, इनटू, आपके कोर्स में ये फंक्शन डायरेक्ट लिखा हुआ है के निकालने का तरीका। एग्जामिनर कहता है बस बच्चे को ये इनपुट देंगे, हम ये इनपुट देंगे, हम ये इनपुट देंगे, उसको के ही निकालना आना चाहिए। अब मैं आपको जो कल कह रहा था ना गोली करा दूं, तो मैं आपके सामने फंक्शन लिखता, मैं कहता ये के ही निकालने का एक तरीका याद कर लूं। अब मैंने घुमा घुमा के पूरी कॉन्सेप्ट आपको देके यहां तक ले आया हूं। अब ये फंक्शन अगर करोगे ना तो मैं समझ आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूं। सर अगर मैं आपसे आज एक सवाल पूछूंगा, मुझे खाली ये फंक्शन याद हो तो मेरा पेपर निकल जाएगा। हाँ शुक्र यार। लेकिन अगर उठा के एग्जामिनर ने ये स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन दे दिया ना, और पहले कहा कि बीटा कैलकुलेट करो, तो वहां बगैर धमाकों के ना मैं आपको बताऊं पर्चे फटेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले कॉपी करो, इसको मैं दोबारा से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एग्जाम में अगर इनपुट्स इधर उधर करके दे भी दे तो तुम्हें चीजें आनी चाहिए। सर शाबाश, पहले इसको पूरा कॉपी करो। कहाँ से कॉपी करना है? यहाँ से रिपीट करे। सचिन मंडोलकर नहीं, महेश्वरी बता रहा हूँ। चलो जी सर, नहीं कर रहा हूँ, खत्म कर दो। अच्छा सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 5 सवाल आपसे। सबसे पहली चीज, दो सिक्योरिटीज या दो चीजों के बीच में अगर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ आपने ढूंढनी है वो क्या है? कोरिलेशन। पक्का? मुझे बताया सर हमारे पास किसी भी सिक्योरिटी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें कितने रिस्क है? 2 रिस्क है, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। ठीक है जी, एटलीस्ट इस हद तक फंक्शन को समझ लेना। ठीक है, एक सिस्टमैटिक है, एक अनसिस्टमैटिक है। मार्केट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें सिर्फ एक ही रिस्क है, कौन सा? क्यों? क्योंकि मार्केट एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो अगर आपको कभी भी स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट का नजर आएगा उसमें सिर्फ एक ही रिस्क होगा, कौन सा? सिस्टमैटिक रिस्क। कैसा? अब बताएं सर सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है तो कैसे निकालना? आप उस सिक्योरिटी को मल्टीप्लाई कर दें मार्केट के साथ, उसकी क्या कोरिलेशन उससे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिस्क कितना, कौन सा हिस्सा सिस्टमैटिक और कौन सा। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि जी एक सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन है 9%, ठीक है जी, मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन है 6%, ठीक है जी, और सुनना, और इस सिक्योरिटी और मार्केट का कोरिलेशन है 0.5। इसका क्या मतलब है? ये मार्केट को मिमिक करती है 50%। तो बताओ अब मैं इस कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालूं? 9% मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या आ जाएगा? 6.5। इसका मतलब है 9% में से आधा रिस्क सिस्टमैटिक है, आधा ये कौन सा आ गया मेरे पास? सिस्टमैटिक रिस्क। ऐसा? अब बताएं सर मैं सिस्टमैटिक रिस्क को कंपेयर करूं मार्केट के सिस्टमैटिक रिस्क से, तो मुझे नजर आ रहा है मार्केट का सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है और इस सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क कम है। ठीक है जी, तो मुझे बताओ ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये दोनों रिस्क रख लोगे? ऐसा? मुझे बताएं इस पर्टिकुलर मॉडल में ये जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ, के ई और से देखना मेरे बच्चों, RF प्लस RBM माइनस RF into standard deviation of A divided by standard deviation of benchmark। ये किसका फंक्शन है? और मनुष्यों ये हेनरी मार्कोविट्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? हेनरी मार्कोविट्स का फंक्शन है भाई। अब बताओ सर ये फंक्शन बेंचमार्क की जगह आ गया मार्केट, RF into standard deviation of A divided by standard deviation of market, लेकिन यहाँ आ गया कोरिलेशन। ऐसा? ये किसका फंक्शन है? CAPM। फर्क क्या है दोनों में? उसने कहा बेंचमार्क एक सब्जेक्टिव चीज है, हमारी पूरी मार्केट हमारा बेंचमार्क होगी, और उसने कहा जी टोटल रिस्क के लिए नहीं, सिर्फ
सिस्टमैटिक रिस्क के लिए रिटर्न मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कोरिलेशन विद मार्केट से, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा रिस्क है ये, सिस्टमैटिक रिस्क। मार्केट में कौन सा रिस्क है, सिस्टमैटिक। तो सिक्योरिटी में अगर सिस्टमैटिक रिस्क के अलावा भी रिस्क है तो आप उसको मार्केट के साथ कोरिलेट करके देख लो कि इसमें से कितना रिस्क सिस्टमैटिक है, कितना अनसिस्टमैटिक है। अब सुनना, इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, ऐसा। एग्जाम में मैक्सिमम आपको ये इनपुट देके, ये इनपुट देके और ये 4 इनपुट देके के ही कैलकुलेट करवा सकता है, ठीक है जी। तो बस ये याद रखना। अच्छा, आपसे ये भी कह सकता है 3-4 चीजें देके सिस्टमैटिक रिस्क निकालने सिक्योरिटी का, बीटा कैलकुलेट करें। बीटा कैलकुलेट करना है, बीटा कैसे कैलकुलेट होगा, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ मार्केट। कर लोगे, कल हम इंशाल्लाह इस पे सवालात करेंगे। आज मैं जल्दी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर वाला फंक्शन किसका है, हेनरी भाई का, और नीचे वाला CAPM का, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।